बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात होगी आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की पार्लिमानी तारीख में दूसरी मर्तबा एक ही असेंबली के दौर में चौथे वजीर आजम के इंतखाब की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बताएं कि 1985 से अब तक 12 वज़राए आज़म आ चुके हैं, जबकि अब 13वें वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल शुरू होने को है। 2021 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत कायम की और सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी को वज़ीर आज़म बनाया, जो 10 माह बाद ही अदम एतमाद के बाइस ओहदे से हटा दिए गए। मई 2022 में सरदार तनवीर इलियास ने वज़ारत उज़्मा संभाली, मगर अदालती फैसले से 1 साल बाद ही नाअहल करार दे दिए गए। अप्रैल 2023 में चौधरी अनवारुल हक वजीर आजम मुंतखब हुए, जो ताहाल अपने मनसब पर फाइज हैं। अब पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा देने का फैसला मुतवक्के है, जिससे एक ही असेंबली के दौर में चौथे वजीर आजम की तकर्रुरी अमल में आएगी। यह सूरत हाल 2006 की याद ताज़ा कर रही है, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में भी एक ही दौर में 4 वज़राए आज़म तब्दील हुए थे। क़यादत की मुसलसल तब्दीली ने आज़ाद कश्मीर के सियासी इस्तेहकाम पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। आखिर क्या वजह है कि कश्मीर से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? दूसरी जानिब कल इसी मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम बैठक हुई, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करने का ऐलान किया और यह भी कहा कि वो हुकूमत नहीं बनाना चाहते, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो नून लीग ने वाज़ेह कर दिया। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा और एहसन इकबाल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत मसाइल पैदा करने का सबब बनी, जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रही। जबकि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कहना है कि नंबर गेम पूरा है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। जबकि राना सना का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। हालिया सियासी पेशरफ्त के नतीजे में 53 रुकनी आज़ाद कश्मीर असेंबली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद इस वक्त 27 हो गई है। मुस्लिम लीग नून के 9, PTI के 5, जबकि 2 इलाकाई जमातों के एक रुकन शामिल हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में PTI के मुनहर्रिफ ग्रुप के अरकान की तादाद घटकर 10 रह गई है, जिससे पीपल्स पार्टी की फतह वाज़ेह नजर आ रही है। अब देखना यह है कि क्या होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर का सियासी मुस्तकबिल। इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ मैं आज प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, बायलैटरल ट्रेड बढ़ाए, तिजारत बढ़ाए। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस वक्त भी एक तात्तुल हम देख रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर। इस्तांबुल के अंदर तुर्किया के हम जानते हैं मुज़ाकरात जारी थे, 3-4 दौर हुए, लेकिन रिजल्ट्स नहीं निकले। इवन दो कि जब मुज़ाकरात जारी थे उस वक्त भी बॉर्डर पर दरअंदाजी, दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते रहे। पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा मुसलसल किया है। लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में इस्तेहकाम आना मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर के ऊपर भी प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे एक और खबर की। खबर इजरायली मीडिया की तरफ से आई है। इजरायली मीडिया ने कहा है कि जो फोर्सेस गाजा के अंदर जाएंगी, इंटरनेशनल फोर्सेस जिनको अमेरिका US बैक कर रहा है, उसके अंदर पाकिस्तानी फौज के दस्ते भी हो सकते हैं। अब ये इशारा दिया गया है, जरा ये बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये कोट कर रहा है कि इंडोनेशिया की फोर्सेस, मलेशिया की फोर्सेस और पाकिस्तान की फोर्सेस मिलकर एक इंटरनेशनल फोर्स बनाएंगी जो गाजा में जाएंगी, अमन कायम करेंगी। पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हर पाकिस्तानी चाहता था कि वो फ़लस्तीन में जाकर जंग बंदी में, वहाँ के हालात के अंदर बेहतरी लाने में, वहाँ की रिहेबिलिटेशन में, वहाँ इमदादी काम करने में अपना किरदार अदा करे। और आज पाकिस्तान को ये मौका मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेट्स सी क्या होता है, टाइम विल टेल। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद से फैसल मुमताज़ राठौर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे PMLN के अली गौहर बलोच साहब, कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, अस्सलाम वालेकुम। एंड PTI से हमें ज्वाइन करेंगे आमिर मुगल साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर साहब, आपकी नज़र में आज क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि एक ही टेन्योर के अंदर चौथा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लाया जाए? आपकी नज़र में क्या रीजंस हैं फैसल राठौर साहब? आपने बहुत शुक्रिया। देखिए जी, असल में जब आज़ाद कश्मीर के 2021 में इलेक्शन हुए तो PTI की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनी। एक साल बाद पाकिस्तान PTI की हुकूमत ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद किया और दूसरा प्राइम मिनिस्टर वो ले आए। फिर एक साल बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ एक कोर्ट का फैसला आया जिसकी वजह से ना अहल हुए और फिर एक कोलिशन हुकूमत बनी उस वक्त के हिसाब से। अभी रिसेंट ये कोलिशन हुकूमत जो कि फोर्थ ब्लॉक की हुकूमत थी जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सपोर्ट किया था और वो इस कोलिशन हुकूमत का हिस्सा थे। लेकिन पिछले इस 2 साल की इस कोलिशन फोर्थ ब्लॉक की हुकूमत के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ इस तरह के सूरत हाल पैदा हो गई कि आपने देखा होगा कि अवामी हकूक और दीगर मामलात के हवाले से लोग सड़कों पर निकले, जिसकी वजह से 2-3 दफा रियासत के अंदर तमाम मामलात रुक गए, यहाँ तक कि वफाकी हुकूमत को आकर मुज़ाकरात करने पड़े उन मसाइल के हल के लिए। और एक पॉलिटिकल जो सिस्टम और निज़ाम था वो इररेलेवेंट हुआ। तब तमाम सियासी जमातों ने सर जोड़कर फैसला किया कि यहाँ पर एक सियासी निज़ाम कायम रहना चाहिए, चूंकि आगे इलेक्शन टेन्योर भी है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी यहाँ पर काफी महदूद होकर रह गई। और फिर जो मुआहदे और जो मामलात थे मसाइल के हल के लिए वो भी सियासी जमातों और सियासी हुकूमतों ने हल करने थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात थी, तो उन्होंने ये फैसला किया हमारी क़यादत ने कि हम बकिया अरसे के लिए अपनी हुकूमत बनाएंगे। और फिर ये फैसला हुआ और फिर मुस्लिम लीग नून जो कि पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन में भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में नून लीग की हुकूमत को वोट देकर उन्होंने हुकूमत में अपना हिस्सा डाला है। तो उस हवाले से भी रात को प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग हुई और जिसमें ये फैसला किया गया कि नून लीग भी हुकूमत बनाने में अपना वोट डालेगी लेकिन ऑपोजिशन में बैठेगी। तो इस सूरत हाल को देखते हुए ये हमने फैसला किया कि हम रियासत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए और जो मौजूदा कैओस की सूरत हाल यहाँ पर पॉलिटिकल पैदा हो गई उसको ठीक करने के लिए ये हुकूमत बनाई जाए ताकि ये बकिया जो अरसा है इसको बेहतर अंदाज में गवर्न किया जा सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अली गौहर बलोच साहब की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। बलोच साहब, आपसे पूछना चाहूँगा सर, जो सियासी अदम इस्तेहकाम का जिक्र पीपल्स पार्टी के हमारे साथी कर रहे हैं इस वक्त, वो सियासी अदम इस्तेहकाम तो हम पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं, जिसकी वजह से हम शायद एक हाइब्रिड डेमोक्रेटिक मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि नून लीग चाहती है कि वहाँ पर नई हुकूमत आए। प्रॉब्लम्स मुझे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के। वहाँ पे सियासी लीडरान ये फैसला कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। यहाँ पर भी क्या ये फैसला करना चाहिए आपकी नज़र में ताकि मैनेजमेंट बेहतर हो? वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करती है, बिजली का रेट 6 रुपए यूनिट पे आ जाता है, सियासी अफरान के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम किए जाते हैं। यहाँ भी लोग यही डिमांड करते हैं। योर व्यूज ऑन इट अली गौहर बलोच साहब, क्यों जरूरत पड़ रही है आज नए प्राइम मिनिस्टर लाने की आज़ाद जम्मू और कश्मीर में? बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल तो प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुई जब PTI ने आज़ाद कश्मीर के लोगों का मैंडेट चुराया और वहाँ पर एक नाजायज़ गवर्नमेंट कायम की। और यही वजह है कि आज आपको जो उधर प्रोटेस्ट नज़र आए, जो आज उधर एक अफरा तफरी नज़र आई और जिसका पब्लिक ने मतलब खुल के इजहार किया। और अगर ये उस वक्त आज़ाद कश्मीर की उमंगों, अवाम की उमंगों के मुताबिक इलेक्शन होते तो आज ये हिजानी कैफियत जो है वो ना होती। और दूसरी काबिल ज़िक्र बात यह है कि जाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद या कोई भी आइनी तरीका अपनाना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और राठौर साहब ने भी उसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ जो है वो वहाँ के आज़ाद कश्मीर के हालात के ऊपर रोशनी डाली है। तो मैं समझता हूँ कि अब तो ये उस निज़ाम की जिसका कि आप यूं कह लें कि जिसकी सर्जरी PTI ने की थी और जो जिसके नतीजे में आज ये सारे आज़ाद कश्मीर में हालात हुए सियासी, तो ये तो उसकी मरहम पट्टी हो रही है।
और ये उसके ऊपर आप यूं कह लें कि उन हालात को स्मूथ करने के लिए, उन हालात को बेहतर करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में सर जोड़ के बैठे और उसके अंदर ये फैसले किए गए कि इसको पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही चाहे जाए कि कोई असम्बली डिसॉल्व करके नया इलेक्शन करवाया जाए। सबसे पहले ये है कि एक नई हुकूमत बनाई जाए जिसकी अक्सरियत हो हाउस के अंदर, और उसके बाद जो है वो अपना मतलब है कि वो जो असम्बली होगी वो आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ेगी। दूसरी यहाँ पर काबिल जिक्र बात ये है कि ये कहा जाता है कि जनाब पीटीआई के लोग जो हैं वो लोटे बन गए और वो उधर मिल गए। देखें, ये सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब ये है कि मादरत के साथ आपने पीटीआई के उस वक्त ऐसे लोगों को कामयाब करवाया, ऐसे लोटों को कामयाब करवाया जो आपकी पार्टी के साथ तो कमिटेड शायद कम ही थे, जिनको आपने हालात वाकयात के तहत जिन लोगों को आपने अप्लाई किया, आज आप उनसे गिला करते, हमारे लिए तो वो इंतहाई काबिल एहतराम है और जाहिर है वो अपने सियासी फैसले करने में हक बजाने में है। लेकिन जाहिर है कि अब जिस तरह से कि आपने देखा है कि पाकिस्तान का अभी जो निज़ाम है जिसमें कि इंतहाई इंतशार था, जिसमें इंतहाई बिगाड़ था, 9 मई जैसे वाक़यात हो रहे थे, पाकिस्तान के अंदर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही थी, पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमले हो रहे थे, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाइयाँ होती थी, तो वो हालात भी अब आपने देखा है कि काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं। हम तवक्को करते हैं कि इन इक़दामात के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो भी बेहतरी की तरफ ही इंशाअल्लाह जाएंगे। वैसे और जाहिर वैसे है कि बलोच साहब इसकी क्या वजह है कि नून लीग ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी का साथ देंगे अदम एतमाद में, लेकिन हम पावर में नहीं आएंगे, हुकूमत के किसी ओहदे पे नहीं बैठेंगे, इसकी क्या वजह है? जाहिर है कि उसके फौरन बाद थोड़ा टेन्योर रहता है, आगे इलेक्शन हो रहे हैं, जाहिर है नून लीग अपनी आने वाले इलेक्शन की कैंपेन पर तवज्जो करेगी। ऑपोजिशन में भी तो बैठकर अपना किरदार अदा किया जा सकता है और उसका मकसद ये नहीं होगा कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनेगी उसको हम डिस्टेबलाइज करेंगे, बल्कि अपना पॉलिटिकल किरदार अदा करेंगे ऑपोजिशन में बैठकर। बिल्कुल ठीक। तो यही वजह है कि नून लीग ने फैसला किया है कि वो अपोजिशन में बैठेगी और जाहिर है एतमाद में वो पीपल पार्टी का और बाकी पार्टीज का साथ देगी। और एक तरफ से तो यही है कि जाहिर है कि ये जिस तरह से आपने इस चीज़ का तरफ इशारा दिया कि जिस तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, जिस तरह से लोगों की डिमांड थी, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हम ये समझते हैं पीएमएलएन के बेहतर इस वक्त पर बलोच साहब वक्त वो का डिमांड तकाजा तो है कि हर आज़ाद पाकिस्तानी की कश्मीर भी है, उनको जिन्हें भी तो एड्रेस करें, बेचारे ऑपोजिशन पाकिस्तानी भी वेट कर रहे हैं कि उनको एड्रेस किया जाए। नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल 9 मई के वाक़यात वाले करने वाले लोग जो हैं, जो इंतशार फैलाने वाले नहीं लोग हैं, इस पर हुकूमत और रियासत बिल्कुल मुत्तफ़िक है। पाकिस्तान के नहीं, मैं अवाम सर उनसे बिजली आज ही के रेट बात की किए बात कर रहा हूँ, वहां पे एहतजाज हुआ था बिजली के रेट पे, ब्यूरोक्रेट्स के पर्क्स जी एंड बिल्कुल, प्रिविलेजेस के ऊपर, उसके मैं लिए उनकी भी बात कर रहा प्राइम हूँ। मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा अहसन कदम उठाया है। उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए और कुछ सेक्टर्स के लिए जो है वो बिजली के नर्ख कम किए हैं और उस ताकि ये जो बिजली के ज़्यादा रेट्स हैं, जिस तरह से कि बानी पीटीआई ने अपने दौर में तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए थे और जाती दफ़ा आईएमएफ के साथ मुआहदे भी सोबताज करके गए थे। जाहिर है इन चीज़ों का परमानेंट हल तो फिर अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान का आईएमएफ से छुटकारा हो वैसे जाएगा तो फिर ही बलोच साहब विद होगा। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेकिन सर, आप मेरे बड़े पसंदीदा सियासतदानों में से एक हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर कब तक हम पीटीआई के ऊपर ब्लेम गेम करेंगे? सियासत के अंदर ये ब्लेम गेम बहुत हो गई है सर। एक हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत पे इल्जाम लगाती है। आपका पीडीएम 1 का दौर था, पीडीएम 2 का दौर था, आई थिंक पानी सर के ऊपर से गुजर गया, अब आप आगे बढ़ें सर। नहीं, देखें बात ये है कि इस वक्त भी हम हालात तो वही फेस कर रहे हैं ना। जब ये शोधा के मुजस्मों का तमस्खर कौन उड़ाता है, शहादतों का तमस्खर कौन उड़ाता है? पर सर हमारे मुखालिफ 47% जो गुर्बत 9 जो मई की वजह से पाकिस्तान में तो नहीं है ना सर? नहीं सर, बिल्कुल वजह है। ये वजह आपके नजदीक नहीं होगी, हमारे हमारे आपके नजदीक है। नजदीक है, एक आपके नजदीक है। 2018 का अगर इलेक्शन चोरी ना किया जाता और उसके नतीजे में एक नाहल आदमी को इसके हुकूमत के ऊपर मसनद पर ना बिठाया जाता और जिसने के गवर्नेंस बेहतर करने की बजाय, हालात बेहतर करने की बजाय पाकिस्तान की मैशत का भट्ठा बिठाया, ठीक सर, आज वही कांटे तो हम चुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। आमिर मुगल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है फ्रॉम पीटीआई। मुगल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।
मुगल साहब, अब बलोच साहब यही कह रहे हैं कि पीटीआई ने एक नाजायज हुकूमत बनाई थी आज़ाद जम्मू कश्मीर में और उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। इसी वजह से आज चौथा वजीर आज़म लाने की बात हो रही है एक ही टर्म के दौरान प्राइम मिनिस्टर की। आपकी नज़र में आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त अदम एतमाद की बातें हैं, सियासी माहौल गर्म किया जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं and who do you think is to be held responsible? आमिर मुगल साहब। साहब, ये किसने कहा कि तरीके इंसाफ ने सर, मेरे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं फ्रॉम PMLN सर। अच्छा, ये उन्होंने फरमाया? जी सर। मैं बलोच साहब के लिए तो यही कहूंगा, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। जी सर। ओ भाई, तरीके इंसाफ ने तो इलेक्शन लड़ा, हुकूमत बनाई, हमारे जो मेंबर है वो तोड़े, आपने बजोरे बंदूक तोड़े या लालच दे के तोड़े या जैसे भी तोड़े, उन्हें तोड़ के आपने एक नाजायज हुकूमत बनाई। जो तरीके इंसाफ के टिकट पे ही जीता हुआ था चौधरी अनवारुल हक, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। फिर कुछ साल डेढ़ गुजरने के बाद अब आपको फिर सुकून नहीं आया और अब आप फिर एक चौथा वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए भी हमारे टिकट पे, हमारे तरीके इंसाफ के वोट पे, इमरान खान के वोट पे जीते हुए मेंबरान को साथ मिला के बनाने जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं हमने नाजायज हुकूमत बनाई थी। भाई, हम तो इलेक्शन लड़ के आए थे। हमारा कोई एक बंदा आप बताएं जो हमने नून लीग का या पीपल्स पार्टी का लोटा अपने साथ शामिल किया हो, जो आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ के हमारे पास आ गया हो। ये तो सारे हमारे लोग जो है वो हमारे वोटों पे, तहरीके इंसाफ के वोटों पे, इमरान खान के वोटों पे इलेक्शन लड़ गए। आपने सबको अगवा किया, सबको आपने जमीर की मंडियां लगाई, या आपने किसी को बंदूक की नोक पे अगवा किया और उसको अपने साथ मिला लिया। तो मैं तो हैरान हूँ, जुर्म आप करते हैं, जिम्मे हमारे लगा रहे हैं। यही काम आपने 2022 में किया था, जब आपने उस्मान बुज़दार की हुकूमत खत्म की थी। तहरीके इंसाफ के नाम पे, इमरान खान के नाम पे, तहरीके इंसाफ और इमरान खान के वोट पे जीते हुए लोगों को साथ मिला के आपने हमजा शहबाज की हुकूमत बनाई थी। वो भी आपने ऐसे ही बनाई थी, लालच दे के, बंदूक की नोक पे। बंदे आप तोड़े, जमीन आप खरीदे, मंडियां आप लगाएं। क्या तहरीके इंसाफ ने नून लीग के नाम पे या नवाज शरीफ के वोट बैंक पे जीते हुए किसी लोटे को साथ मिला के हुकूमत बनाई है? फिर तो आपके ये नाजायज हुकूमत है। काम गलत आप करें, काम उल्टा आप करें, नाजायज हुकूमतें आप बनाएं, जमीनों की मंडियां आप लगाएं और इल्जाम तहरीके इंसाफ पे लगाएं, तो तला जतोई साहब आपको तो इनकी दुरुस्ती कर देनी चाहिए ना। मुगल साहब ये बताएं आज क्या हो रहा है? आज जो दोबारा ये मैदान गर्म हो रहा है सियासत का, इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताऊं, ये बंदर बांट का माल है जतोई साहब। पाकिस्तान इस वक्त जमहूरियत पे, आइन पे, कानून पे, इखलाकियात पे नहीं खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है एक बंदर की तरह, डुगडुगी पे नाच रहा है, बंदूक की नोक पे खड़ा है। आइन और कानून आपके वफात पा चुके हैं। आपके इलेक्शन को, जमहूर को, अवाम को, वोटों को, इखलाकियात को, कानून को, सब कुछ को रौंद दिया गया है। आपकी जिस तरह 8 फरवरी का मैंडेट इन्होंने लूटा, जिस तरह इन्होंने हमारी आजाद कश्मीर की हुकूमत को तोड़ के एक जाली नाजायज हुकूमत बनाई, जिस तरह इन्होंने हमारी गिलगित बल्तिस्तान की एक नाजायज हुकूमत बनाई, वही पैटर्न जो है वो दोहराया गया 8 फरवरी को। और ये बंदर बांट है, कभी एक सुबह जो है वो एक पार्टी को दे दिया जाता है, कभी दूसरी को दे दिया जाता है, कभी तीसरी को दे दिया जाता है। लूट का माल है, सारे डाकू चोर लुटेरे इकट्ठे हैं और लूट का माल खा रहे हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी हकीकत है। असल आप इनकी पावर, इनका जोर, इनका देखें, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक कॉल पे कश्मीर बंद हो जाता है और 5 वज़राए आज़मों ने, आजाद कश्मीर के 5 वज़राए आज़मों ने पिछले दिनों वहां जलसा किया। उस जलसे में आप मीडिया की रिपोर्ट्स पे भी ना जाएं, आप सोशल मीडिया की रिपोर्ट पे भी ना जाएं, आप उन फुटेज और फोटो वीडियो क्लिप्स पे भी ना जाएं जिनमें नजर आ रहा था कि 5 वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं और 500 लोग भी नहीं थे। एक लफ्ज उन्होंने बोला, उन्होंने कहा बंदा कौन है जिससे मैं खिताब करूं, मैं खाली कुर्सियों से खिताब करूं। और 5 वज़ीर आज़मों को बंदूक की नोक पे इकट्ठा करके आप पूरे कश्मीर से 500 बंदा नहीं जमा कर सकते, जिनमें हमारा लोटा वज़ीर आज़म भी शामिल था, सरदार तनवीर इलियास, और पीपल्स पार्टी के और नून लीग के भी शामिल थे। ये इनकी कुल औकात और कुल हैसियत है कश्मीरियों की नजर में। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, आपकी नजर में पीपल्स पार्टी के पास क्या नंबर गेम कंप्लीट है? मैं थोड़ा सा जी अनवारुल हक साहब ये कहते हैं कि अगर नंबर गेम कंप्लीट है तो लेकर आए अदम एतमाद की तहरीक। नंबर गेम ही कंप्लीट नहीं है। मैं आपको आपके सवाल का और ये जो हमारे 2 हज़रात है इनका भी साथ एक ही मैं जवाब आपको दे देता हूँ जी। तो सर, सबसे पहले बात तो ये है कि एक बात जो कि हमारे जो पीटीआई के एक मौकफ आया जी
पीटीआई की हुकूमत जब पीटीआई ने बनाई थी तो पीटीआई ने खुद, जिनको इन्होंने लोटा वज़ीर-ए-आज़म कहा, पीटीआई ने अपने वज़ीर-ए-आज़म क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ सरदार तनवीर इलियास से अदम एतमाद कराया कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म करप्ट है, और इन्हीं तनवीर इलियास साहब को वो खुद लेकर आए। नंबर दो, जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे वो इनके कोर्ट के फैसले की वजह से गए। नंबर 3, ये जो लोग आज पीपल्स पार्टी में वापस आए हैं, जिन्हें आज लोटा कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोटेंशियल कैंडिडेट थे जो जीते हुए थे। उस वक्त आके विकेटें गिर गई, उस वक्त विकेटें गिराई गई। अब ये लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर इनके साथ लोटे बने थे, तो वो उस वक्त विकेटें गिराई गई। जब वो हमारे साथ आए तो वो अब लोटे बन गए। सेकंड, सर ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी के, सर तो सुन तो लेना सर, सुन तो लेना सर, मैं आपकी बात का सर रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। फिर जो इश्यूज हैं आजाद कश्मीर के अवाम के, हकीकतन ये बात, सर मैं आपको, जी सर, जी फैसल साहब, ये जितने लोग आप कह रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के टिकट पे और इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए थे, आपने उनको, सर बिल्कुल, ये सारे रिजाइन करते फिर आपके टिकट पे जीते। ये सारे लोग, ये कोई तरीका नहीं है। आप किस तरह उससे पहले फैसल साहब कंप्लीट कर लें, फैसल साहब आप कंप्लीट कर लें। उससे पहले सर ये 3 दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकटों से जीत चुके थे, ठीक है जी, ठीक है, इन्होंने आखिरी दिन शामिल होकर वहां से टिकट लेके जीत गए, लेकिन हम फिर भी किसी को लोटा नहीं कहते। सियासत है, हर बंदे का अपना राय और इख्तियार है। आजाद कश्मीर की सूरत इस वक्त इतनी फेवरेबल या इतनी खूबसूरत नहीं है कि कोई जमात वहां पर कोई ऐसा 8 महीने में आकर कुछ हासिल वसूल करेगी। हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस को जिंदा करने के लिए यह फैसला किया है कि यहाँ पर सियासी बुनियादों पर हुकूमत बनाई जाए। इस वक्त भी इस हुकूमत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कोलिशन का हिस्सा थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं थे। लेकिन इस 2-2.5 साल में अवामी हकूक के जो मामला थे, वो इस हद तक आ गए। चलें, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ये फर्ड ब्लॉक के लोग थे, कंप्लीट कर लें फैसल भाई जल्दी से। ये तमाम लोग सर फर्ड ब्लॉक के लोग थे जो अपने अपने ग्रुपों का शिकार होकर मुख्तलिफ जगहों से अब मिलकर इन्होंने हमारी सपोर्ट से हुकूमत बनाई थी। लेकिन ये पॉलिटिकल हुकूमत नहीं थी, एमएलए की हुकूमत थी। जो तजर्बा नाकाम रहा और इस तजर्बे को ठीक करने के लिए एक सियासी हुकूमत बनाई जा रही है ताकि रियासत के अंदर वो 25 अक्टूबर तुर्किया के शहर इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात, अहम तरीन मुज़ाकरात शुरू होते हैं। आज 28 अक्टूबर आ गई है, 3-4 राउंड मुज़ाकरात के हो गए हैं। लेटेस्ट इत्तलात ये आ रही हैं कि डेडलॉक बरकरार है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, बॉर्डर के ऊपर ट्रेड खोलने की कोशिश की है, और अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर दहशतगर्दी, दरअंदाजी के वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सोचने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान अपनी सिफारती काबिलियत से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को राजी कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या अपनी सिफारती काबिलियत से अफगानिस्तान को राजी कर पाएगा या नहीं? प्रॉब्लम यहां यह है कि इंडिया यहां पे प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, और वो चाहता है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान से दोस्ती ना हो पाए। अली गौहर बलोच साहब, सर आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या वजह है इस डेडलॉक की, तात्तुल की? मुज़ाकरात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे और कितना जरूरी है इन मुज़ाकरात का आगे बढ़ना? अली गौहर बलोच साहब। देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान पे भी करूंगा, लेकिन कुछ गुफ्तगू की झूठ पर मबनी मेरे दोस्त ने, तो मैं उसको जरा आईना दिखाना चाहता हूँ। देखिए, नंबर 1 तो बात यह है कि जब हमदा शहबाज की हुकूमत बनी थी तो वो एक आईनी तरीके के साथ बनी थी। उस पर जिस तरह से गैर आईनी एक फैसले के जरिए हटाया गया और जिस तरह से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको वोट भी ना डालने दिया गया, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। जिस तरह से सूरी साहब के जरिए पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। जिस तरह से एक दफा बदिंजो साहब मरहूम का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त आपने अक्सरियत को अकलियत में बदला था और अकलियत को अक्सरियत में बदला था, और बानी पीटीआई बगलें बजाया करते थे, मिठाई खाने की तस्वीरें शाया किया करते थे और कहते थे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। तो मकसद ये है कि जिन लोगों ने अपनी बीवी के जरिए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी करप्शन की, ये लोगों को चोर कहते हैं। ठीक सर, जिसने उसकी बदनामे जमाना फरा गोगी साहिबा जो हैं, वो जिन करप्शन के हवाले से मैं उनके बदनामे जमाना कह रहा हूँ केस है, उनके जरिए और अपनी एहलिया को खवातीन का नेक्सस बनाया करप्शन के लिए। अल कादर ट्रस्ट से बड़ा चोरी का केस पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला हो, ये दहशतगर्दों की यहाँ में बुलाएंगे, तो ये आप इनको छोड़ दे। ये इतने बड़े डाकू, इतने बड़े छोड़ दिया, इतने बड़े मैंडेट चोरी करने वाले, इतने बड़े दहशतगर्द हैं, ये
9 मई के वाकयात करने वाले, इस्लामाबाद पर हमला करने वाले, ये किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, अल्लाह की कसम मैंने छोड़ दिया सर। अब आप मेरे सवाल पे आ जाएं सर। आप छोड़ने बात ये है, बात बड़ी सिंपल है। इनको अब तकलीफ और मिर्चें आईना दिखाने की बात बड़ी सिंपल है। अफगानिस्तान वालों को हमने बहुत बर्दाश्त किया, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए, उनको समझाया भी, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इंडिया के कहने पे बात नहीं आ रहे, तो फिर उनके घर के अंदर घुसकर जो है उनको बताया है कि अगर आप बात नहीं आएंगे तो फिर हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारी अफवाज जो है वो बॉर्डर पर आज शहादतें दे रही हैं और रोज इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वो हिस्सा ले रहे हैं और वो शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। हाँ, मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम पुरअमन मुल्क है, हम ये नहीं चाहते कि किसी मुल्क के साथ जबरदस्ती की जंग चाहते हैं या कोई हाथ खोलना चाहते हैं, लेकिन बात जाहिर बड़ी सिंपल है कि वो उनको हदायत इंडिया से मिलती हैं, जिनके लिए ये इनका चीफ मिनिस्टर और इनकी हुकूमत नारे लगाती है कि हम KPK के अंदर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। उसका मतलब है जो आपके फौजियों को और अवाम को शहीद कर रहा है, आप उनको शेल्टर दे रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये अमन होगा KPK के अंदर। अफगानिस्तान, मुझे लगता है बलोच साहब मौजूदा हुकूमत ने ऑफर कराई है, अगर वो अपने मुल्क की, जो उसके मुल्क के अंदर से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, उसको रोकना उसका काम है। मुझे लगता है बलोच साहब, मुझे लगता है कि अमेरिकन डिप्लोमेसी के केस में क्योंकि फील्ड मार्शल साहब खुद डायरेक्टली एक्टिव थे, तो अगर अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी के केस में भी फील्ड मार्शल साहब डायरेक्टली एक्टिव हो जाएं तो रिजल्ट्स गारंटीड होंगे सर। डोंट यू एग्री? देखिए, बात यह है कि इस वक्त मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की अफवाज हैं और जो फील्ड मार्शल हैं, वो हर महाद पर, चाहे सफारती महाद हो, चाहे मुल्क के अंदर कहीं पर सैलाब की सूरत हाल हो, कहीं मुल्क के अंदर जंग की सूरत हाल हो, वो हर महाज के ऊपर पाकिस्तान का साथ देने के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ वो कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। बिल्कुल ठीक सर। अब आमिर मुगल साहब, आप भी एग्री करते हैं सर, जिस तरह हमारे सिपा सालार सऊदी अरब का दौरा करते नजर आते हैं, बार बार हमें अमेरिका जाते हुए नजर आते हैं, अगर उसी तरह वो अफगानिस्तान का भी एक दौरा कर लें तो मुझे ये लगता है कि मामला बिल्कुल एक ही उनके विजिट में ठीक हो जाएंगे। आपकी राय मुगल साहब? बलोच साहब ने काफी सारी बातें की हैं जी सर। अगर आप इजाजत दें तो मैं सबके बारे में कोई थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा जवाब दूंगा सर। उसकी वजह है कि मेरा बात करने का मकसद कौम को समझाना है, बलोच साहब को समझाना नहीं है, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा समझते हैं। बिल्कुल, ये लहला बात है कि टीवी पे आगे इनका मौकफ और होता है और अंदर से इनको पता होता है। इन्होंने कहा जी कि वो जो हमजा शहबाज बने थे वो आइन और कानून के मुताबिक बने थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, आपकी आइन और कानून, आइन तोड़ा गया था अदालती फैसले। सुन लेना आप सर, मैंने आपकी बात में आखिरी डाली ना। बिल्कुल, मेरा ये मौकफ है ना, आप मेरे मौकफ को तो आप ये कह रहा हूं अलीम खान ठीक है, लेकिन आप मेरे अल्फाज को तब्दील ना करें। अलीम खान तहरीक इंसाफ के अलीम खान जहाद में एमपीए के लाया था जब आपकी दिल्ली हुकूमत पंजाब में बनी थी। बलोच साहब, I'll give you a chance, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जी मुगल साहब। बिल्कुल, अलीम खान के जहाद में एमपीए डाल के आपकी दिल्ली हुकूमत बनाई गई थी पंजाब में। देखिए ऐसे नहीं होगा। बलोच साहब 2 मिनट उनको दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी मुगल साहब। अपनी बारी में भी ये बोले, मेरी बारी। जी मुगल साहब फरमाइए मुगल साहब। आप अलीम खान समेत 20 वोट तोड़ के हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया और आप कह रहे हैं आईनो कानून के मुताबिक हुआ था। ये आईनो कानून है आपका, जमीर खरीदना, वोट खरीदना, तरीके साहब के नाम पे लिए हुए। जब आपने पंजाब से 2-4 बंदे तोड़े थे असेंबली से, तो उनको आप फरिश्ता कहते हैं। जब आपका लोग साथ छोड़ते हैं तो आप कहते हैं। इन्होंने कहा कि 3 लोग जो थे वो करप्शन कर रहे थे पाकिस्तान में। इमरान खान झूठ तो ना बोले। फराग होगी और उस्मान बुज़दार। अच्छा जी, फराग होगी तो मुल्क से बाहर है। आपने बुशरा बीबी में कितने केस अभी तक बनाए हैं जी करप्शन के? बता दें जरा कौन को। आपका तो इल्जाम है भी मुलव्वस है, अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में भी मुलव्वस है, बाकी केसेस भी आ रहे हैं। मुगल साहब को एक बार बोलने दे। बलोच साहब मैं आऊंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरीके साहब छोड़ी, उस्मान बुज़दार जो वो घर में बैठा हुआ है, और बुशरा बीबी ने तहरीके साहब को नहीं छोड़ा, इमरान खान को नहीं छोड़ा, वो जेल में बैठी हुई है। लेकिन करप्शन का केसेस आप फिर भी उन पर नहीं बना सके। अगर उन्होंने करप्शन की थी तो आप केस बनाते ना बुशरा बीबी पे। अब आए आगे, अल कादिर का केस है, तोशा खाना के केसेस हैं,
क्यों नहीं है अली गौर रोए साहब ने कहा, देखिए जतोई साहब मैं इनको बात नहीं करने दूंगा इनकी टर्म पे। जी मुगल साहब करें, बलोच साहब आई रिक्वेस्ट, आई बेग ऑफ यू, बलोच साहब आई बेग ऑफ यू। जी मुगल साहब, झूठ बोला, सरासर झूठ बोला, गलत बयानी की, धोखा देने की, मैं सुनता रहा आराम से, क्योंकि इनका काम झूठ बोलना, इनका काम धोखा देना, इनका काम हकायक को मसख करना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरी बारी में भी ये बोले मुगल साहब बोलिए, मुगल साहब बोलिए जल्दी बोलिए। अब इन्होंने क्या कहा जी? अब इन्होंने आप कहा जी दूसरों की बारी में आप इस्तीफा सलाह साहब की बड़ी मेहरबानी है आपको कि खुद वो अपने गिरबान में मुगल साहब झांकना और चाहिए। मेरे भाई इस्तीफा सलाह साहब ही खड़े हैं, अर्तली की क्या औकात है खड़ा हो फ्रंट लाइन पे। इमरान न्याजी से बड़ा को बूट पालसिया है, मुझे बताएं। मरियम नवाज हारी हुई, आपकी तो औकात। इमरान न्याजी से बड़ा को बूट पालसिया है तो बता दें। आई थिंक यहाँ गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मैं मजबूर हूँ, यहाँ पे गुफ्तगू नहीं हो पा रही है, मैं गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ शुक्रिया अदा करने पे। आई एम रियली सॉरी, दोनों मेहमानों से माजरत भी चाहता हूँ, अली गौर बलोच साहब आपका भी शुक्रिया, फैसल मुमताज़ राठौर साहब का भी शुक्रिया, आमिर मुगल साहब शुक्रिया। जब से पाकिस्तानियों को यह खबर मालूम पड़ी है कि पाक फौज के जवान भी गाजा जाएंगे, इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा होंगे जिसको अमेरिका बैक कर रहा है, गाजा में अमन लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए, तरक्की लाने के लिए हर किसी का दिल खुश हुआ है। और हमारी आज ये ख्वाहिश है कि हमारी फौज वहां जाए और वहीं रहे, अमन कायम करने के लिए हर पाकिस्तानी की एक ख्वाहिश है कि हमें तो अपना किरदार अदा कर सके, फलस्तीनियों के लिए कुछ कर सके, अल्लाह करे हमें ये मौका मिल जाए। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब बहुत बड़ा फैसला है, यकीनन इसकी फाइनलाइजेशन इस वक्त होना बाकी है, लेकिन इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है कि उनको ये ब्रीफ किया गया है कि शायद इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान के जवान शामिल होंगे इस इंटरनेशनल फोर्स में। हाउ डू यू सी दिस न्यूज ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, देखें जब से अमन मुआहिदा हुआ है कि जिसमें शुरू में थोड़ी सी जरूर डायकोटमी सामने आई थी, लेकिन अब वो मेरे ख्याल स्ट्रीमलाइन हो चुका और 8 डिफरेंट ममालिक ने उसके ऊपर साइन किया और हमारी पॉलिटिकल, मिलिट्री और लीडरशिप और एट द सेम टाइम डिप्लोमेसी जो है वो काम आई। और जो हमारे फलस्तीनी भाई वहाँ दिल्ली के लेवल पे अपनी जानें दे रहे थे, वो वहां पर वो सिलसिला रुका और अब जो है वहां पे जाके रीबिल्डिंग का काम होगा। इस सिलसिले के अंदर अगर आप देखें तो फलस्तीनियों की जो प्राइमरी उनकी अपनी भी जो ख्वाहिश थी वो पाकिस्तानी अफवाज का वहां पे जाना, क्योंकि मुस्लिम उम्मा के अंदर द काइंड ऑफ हमारे पास जो अफवाज हैं वो पूरी दुनिया में कदर और इज्जत की निगाह से देखी जाती है और एट द सेम टाइम लड़ने में हमारा कोई सानी नहीं। और पिछले 2 दहाइयों से हम बेटर जंगी सारे उसमें हिसाब किताब में जो है वो हमारा काम चल रहा है और हमने ऑपरेशन बनाना मरसूस के अंदर कि जिस तरह कामयाबियां हासिल की हैं तो पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो लिहाजा फलस्तीनी जो वहां पे हमास के लोग हों या PLO के लोग हों वो भी इसके ऊपर मुत्तफिक थे। एट द सेम टाइम इसराइल जो है वो भी इस पे जो है, मुझे थोड़ी सी उस पर हैरानगी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं की मासवाए तुर्की की अफवाज के कि जिनके साथ उनके ताल्लुकात थोड़े ऊपर नीचे रहते। लेकिन ये बायलैटरल लेवल के ऊपर जो भी उनका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपने आप को हमने डिफेंस पैक्ट के अंदर गए हैं सऊदी अरब के साथ, उसी तरह जो सबसे बड़ा मसला जो हमारे मुस्लिम उम्मा का है कश्मीर और फलस्तीन जो है उसके अंदर हम अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं। और एक अमन फौज का जो है वो उसमें हमारा रोल होगा कि जहां पे हम रीबिल्डिंग में वहां पे असिस्ट करेंगे और वहां पर जो भी जंगबंदी की लाइन है, सीज फायर लाइन, उसकी प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस जो वहां पे जा रही हैं और जो फर्दर इस चीज को सब्सटेंशिएट करेंगी, जो फील्ड मार्शल साहब की भी पोजीशन रही है कि 1967 से पहले के जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर जाके 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़े। तो लिहाजा इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ग्रेजुअल हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को मजीद इज्जत और कदर मंजिल से देखा जाएगा, ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस खबर का एक और एंगल भी तो है ब्रिगेडियर साहब, उसके ऊपर भी आपने बात करनी है। दूसरा एंगल इसका यह है कि हम जानते हैं कि ईरान के बाद नेतन्याहू की आंखों में पाकिस्तान भी एक प्रॉब्लम है जिसका वो जिक्र ओपनली कर चुका है पाकिस्तान का नाम लेके। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं पाकिस्तान की अफवाज के जवानों को इन फोर्सेस में शामिल करना पाकिस्तान को राजी करने का तो उनका प्लान नहीं है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान को भी राजी कर लें, खुश कर लें, ताकि ये प्रॉब्लम भी हमारा हमेशा के लिए हमारी बुक से ख़त्म हो जाए। आपकी नज़र में ये कोई इसका दूसरा कोई एंगल तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं इस खबर का? सर देखिए, जहां पे मैंने इंतहाई ऑप्टिमिज्म वाली बात की आपके पहले सवाल के जवाब में, वहीं पे एक कॉशियस पेसिमिज्म भी जरूर अटैच है जिसका आपने जिक्र किया है। जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, बड़े ओपनली वो ईरान और पाकिस्तान को अपना दुश्मन गर्दानता है, इसमें भी कोई शक नहीं है।
हमने अपने पासपोर्ट के ऊपर भी वाहिद दुनिया का इस्लामी मुल्क है जिसने एज पर दी आइडियोलॉजी वो पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के फरमानात के मुताबिक हमने उस पर लिखा हुआ है कि वैलिड है तमाम ममालिक के लिए मासवा इसराइल के। तो लिहाजा शायद वो भी ये समझता है इसराइल भी कि अब वो एक कोर हकीकत तो है इसराइल जो है जो एग्जिस्ट करता है। अब वहां पर शायद वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए भी बातचीत हो सकती है या मे बी वो पाकिस्तान को एम्ब्रॉयल करने की कोशिश करे। तो एक कॉशियस पेसिमिज्म जरूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम तमाम कॉन्टीजेंसीज हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लीडरशिप इसके ऊपर मुख्तलिफ कॉन्टीजेंसीज को हमने प्ले भी कर रखा है और उसके ऊपर वॉर गेमिंग भी हुई है। लेकिन अगर दुनिया ये समझती है और स्पेशली मुस्लिम उम्मा कि पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान की अफवाज जब जाएंगी वहां पे तो उनको इंटरनेशनल कवर भी हासिल होगा, मे बी यूनाइटेड नेशंस के भी उसको कवर हासिल हो। तो लिहाजा ऐसा कोई जंग तो वहां पे नहीं होने जा रही, लेकिन वहां पे अमन लाने के लिए जरूर और लेकिन एक कॉशियस पेसिमिज्म। लेकिन ब्रिगेडियर साहब फिर सवाल तो बनता है, ब्रिगेडियर साहब सवाल तो बनता है, पाकिस्तान ने अफगानियों को ट्रेन करके सोवियत यूनियन को रशिया से आज़ादी दिलाई। क्या हमारी फोर्सेस अगर गजा तक पहुंच जाती हैं तो क्या उनको इजराइल से आज़ादी नहीं दिलवा सकती? दिलवा तो सकती हैं सर। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, इसराइल एक हकीकत है जो 1947 के बाद से लेके अब तक उसने जैसे भी हालात में रहे वहां पे रहे हैं और ये उनकी अपनी पॉलिटिकल थी, एक राय थी और पीएलओ ने उनको इजाजत दी। उन्होंने लैंड्स खरीदते चले गए, फलस्तीनी अपनी लैंड्स को बेचते चले गए। लॉन्ग टर्म उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। एक लिप सर्विसिंग पीएलओ की जानिब से भी थी। हमास और ये दीगर ममालिक में लोग बैठे हुए थे, वो भी उस तरह से बहुत कोई क्रिटिकली लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे थे। इजराइलीज दे प्लेड वेल और उन्होंने वहां पे अपने इंग्रेस किया और मजीद जो लैंड को कब्जा करते चले गए। लिहाजा जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान क्या ओपन जाके वहां पे लड़ाई करेगा, मैं नहीं समझता कि आजकल के दौर के अंदर जहां पे प्रिसीजन बेस्ड वेपन्स हैं और उसकी लिथैलिटी इस कदर है कि आप इकोनॉमिक और क्रिस क्रॉस वर्ल्ड है और एक ग्लोबल विलेज है, जो भी आप उसको नाम दें, हमारे जो स्टेट्स भी हैं वो भी क्रिस क्रॉस करते हैं ग्रेट पास के साथ भी। तो लिहाजा वहां पे क्या जाके हम कोई अपनी एक जंग शुरू करेंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या डिप्लोमेटिक हमारी जो चॉइसेस हैं उसके अंदर जंग कोई एक ऑप्शन रखता है। वहां पे हम प्योरली अमन के लिए जा रहे हैं और अमन की खातर हम ये नहीं है कि कोई ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान की जो डिफेंस स्ट्रेटेजी डॉक्ट्रिन भी है वो ऑफेंसिव नहीं है, वो इंडियन सेंट्रिक थी, डिफेंसिव थी और अभी भी हम वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस कि जहां पे हम अमन अफवाज के हिस्सा रहे। तो एक अनदर मिशन है जो दुनिया की जानिब से और मुस्लिम उम्मा की जानिब से पाकिस्तान को एक तफवीज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि वहां भी परफॉर्मेंस हमारी ठीक रहेगी और इसराइल में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी अफवाज के होते हुए मजीद कोई इस तरह की हरकत ऑफेंसिव जो है उस लैंड पे करेगा। तो लिहाजा रिबिल्डिंग का एक मौका, एक अमन को मौका दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान का अगर उसमें रोल होता है तो ऑलरेडी पाकिस्तान की कदर मंजिलत है दुनिया के अंदर, तो मजीद वो पॉलिश हो जाएगी, मजीद अच्छी हो जाएगी, जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और तमाम उसके जितने अटैच एडवांटेजेस हैं वो भी होंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ब्रिगेडियर साहब वक्त कम है, मैं चाहूंगा आप 1 मिनट में अफगानिस्तान के ऊपर भी कमेंट कर दें सर जल्दी से, जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है हमारे नेगोशिएशंस में। सर हमारा एक ही एजेंडा आइटम है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल ना अफगानिस्तान की और उनको टेररिज्म को रोकें, टीटीपी को रोकें। जबकि 3 मुतालबे हैं उनके जो है वो अफगानियों के, जो उसमें पहले ये कि ठीक है हम उसको देखते हैं, लेकिन उन्होंने मजीद कोई बहुत ठोस किस्म की बात नहीं की है अपने जो है वो टेररिज्म के लिहाज से। नंबर 2 उनका मुतालबा है कि हमारी सोवरेनिटी को आप चैलेंज ना करें। थर्ड ये है कि आप ट्रेड को जारी रखें और एट द सेम टाइम जो है वो हमारे रेफ्यूजीज को जो है वो आप वापस ना करें। तो लिहाजा इन 3 चीजों के अगर देखा जाए तो कोई बहुत मुस्बत जो है उन्हें जवाब अफगानियों ने नहीं दिया है और ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि वो काबुल से डायरेक्ट जो है वो ले रहे हैं, मशवरे ले रहे हैं और काबुल इस पर जो है न्यू दिल्ली के जेर असर है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर टीटीपी के एलिमेंट्स को नहीं रोका जाता अफगानिस्तान की जानिब से, तो जैसे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, फिर खुली जंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब वक्त के लिए। सर जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन आई एम स्टिल ऑफ द सेम ओपिनियन। ये जिस तरह हमने देखा अपने सिपा सालार को, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, वो सऊदी अरब गए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए। मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन, यू कैन एग्री और डिसएग्री, अगर उसी तरह वो एक विजिट अफगानिस्तान की भी प्लान कर लें तो ही कैन अचीव व्हाट अदर्स कांट। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू सून इंशाल्लाह टुमारो। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।